चलिए एक ऐसे कातिल की कहानी में चलते हैं जिसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं, बस एक साया जो 3 राज्यों की सड़कों पर घूमता रहा और एक ऐसा जुर्म कर गया जो आज भी इतने सालों बाद भी एक अनसुलझी डरावनी पहेली है। हमारे देश में पता है, हर साल हजारों ऐसे गुमनाम चेहरे मिलते हैं जिनकी पहचान कभी हो ही नहीं पाती। और साल 1985 में इन्हीं भूले बिसरे चेहरों में से एक चेहरा एक अनदेखे शिकारी का पहला शिकार बन गया। और यही सवाल दर्शकों से गूंज रहा है, वो आखिर था कौन? उसका चेहरा कैसा दिखता था? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैसे का वैसा ही है। तो ठीक है, इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये खौफ शुरू हुआ था, उस पहले शहर से जहां इस मौत के साये ने पहली बार दस्तक दी। साल था 1985, शहर बॉम्बे। सायन और किंग सर्कल के अंधेरे फुटपाथों पर ना एक के बाद एक लाशें मिलने लगी, और सबका तरीका एकदम एक जैसा, एक भारी भरकम पत्थर जिससे सो रहे इंसान का सिर कुचल दिया गया हो। शुरुआत में तो पुलिस ने इन मामलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पर जब छठी लाश मिली तब उन्हें एहसास हुआ कि बॉम्बे की गलियों में कोई सीरियल किलर घूम रहा है। और पता है, जो बात इस केस को और भी दुखद बनाती है वो थे इसके शिकार। ये शहर के वो लोग थे जिन पर शायद ही किसी की नजर जाती हो, कचरा बीनने वाले बेघर लोग जिन्हें समाज ने अदृश्य बना दिया था। और शायद इसी वजह से कातिल इतनी आसानी से बिना किसी का ध्यान खींचे अपना काम करता रहा। फिर कहानी में एक मोड़ आया। एक वेटर जिस पर सुबह के 4:30 बजे हमला हुआ, वो किसी तरह बच निकला। वो इस केस का अकेला चश्मदीद था, लेकिन किस्मत देखिए, घने अंधेरे की वजह से वो सबसे जरूरी चीज, कातिल का चेहरा, नहीं देख पाया। लेकिन उस वेटर के बयान से और क्राइम सीन से पुलिस ने कातिल के काम करने के तरीके के बारे में 5 जरूरी बातें निकालीं। वो हमेशा अकेले सो रहे लोगों को चुनता था, रात के सबसे अंधेरे पहर में हमला करता था, और वो इतना शातिर था कि अपने पीछे एक छोटा सा भी निशान नहीं छोड़ता था, बिल्कुल एक भूत की तरह। मौतों का आंकड़ा भी एक पहेली ही था। पुलिस की फाइलों में 12 मौतें दर्ज थीं, पर मीडिया कह रहा था कि असली संख्या 26 तक है। और फिर नवंबर 1988 में ये हत्याएं अचानक रुक गईं। पुलिस के पास 2 थ्योरी थीं, या तो कातिल को पछतावा हो गया था, या फिर वो पुलिस की बढ़ती गश्त से डरकर भाग गया था। लेकिन ये खौफ खत्म नहीं हुआ था। नहीं, ये बस अपनी जगह बदल रहा था। चलिए अब उस दूसरे शहर की ओर बढ़ते हैं जहां इस आतंक को एक नाम मिलने वाला था। 4 जून 1989। अब शहर था कलकत्ता। हावड़ा ब्रिज के पास ठीक उसी तरीके से एक और हत्या हुई। बॉम्बे का वो साया अब कलकत्ता पहुंच चुका था, और लोगों का गुस्सा तब और भड़क गया जब 7वां शिकार पुलिस हेडक्वार्टर्स से सिर्फ 1 ब्लॉक की दूरी पर मारा गया। और बस यहीं पर एक अंग्रेजी अखबार ने उसे एक नाम दिया, द स्टोन मैन। ये नाम पूरे देश में आग की तरह फैल गया, एक सनसनी बन गया। कलकत्ता के इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हुई, और फुटपाथ पर सोने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए झुंड में सोने लगे। इस बीच कलकत्ता पुलिस खुद 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ डीसीपी सिंह का मानना था कि कातिल कोई मनोरोगी है जो नफरत में ये सब कर रहा है, तो दूसरी तरफ डिटेक्टिव मुखर्जी को लगता था कि ये किसी तांत्रिक बलि का मामला है। इन अलग अलग थ्योरीज ने जांच को और भी ज्यादा उलझा दिया। साइकोलॉजिकल टीमों ने 3 डरावनी संभावनाएं सामने रखीं। क्या वो कोई ऐसा था जिसे खून खराबे में मजा आता था, या वो किसी पुराने सदमे का बदला ले रहा था, या फिर वो एक शातिर दिमाग था जो बस दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि एक परफेक्ट क्राइम कैसे किया जाता है। हत्याओं का दूसरा दौर भी खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। बिल्कुल बॉम्बे की तरह ही कलकत्ता में भी 7 महीनों में 13 हत्याओं के बाद ये सिलसिला अचानक थम गया। बॉम्बे और कलकत्ता पुलिस ने मिलकर जांच की, लेकिन वो ये तक पता नहीं लगा पाए कि कातिल एक था या 2। और फिर सालों की खामोशी। केस ठंडा पड़ गया। लेकिन 20 साल बाद असम के गुवाहाटी में ठीक उसी तरीके से 3 और हत्याएं हुईं। वो साया एक बार फिर लौटा था, और इस बार रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। तो आइए अब इस केस के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इतना गहरा और अंधकारमय प्रभाव क्यों पड़ा।
तो एक बहुत ज़रूरी सवाल ये है कि इसे परफेक्ट क्राइम आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए, इसकी 4 बड़ी वजह हैं। हथियार, एक आम सा पत्थर, समय, देर रात जब कोई गवाह ना हो, शिकार जो सो रहा है, बेबस है, और माहौल, घना अंधेरा। इन चारों चीज़ों ने मिलकर इसे एक ऐसा जुर्म बना दिया जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन स्टोनमैन की सबसे भयानक विरासत ये नहीं थी कि वो कभी पकड़ा नहीं गया, नहीं। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसकी कहानी दूसरों को हत्या करने के लिए प्रेरित करने लगी, एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गई। और इसका एक जीता जागता डरावना उदाहरण हमें अगस्त 2022 में भोपाल में देखने को मिला। 19 साल के एक लड़के ने ठीक उसी तरीके से 3 गार्ड्स की हत्या कर दी। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने साफ साफ कबूल किया कि उसे एक परफेक्ट क्राइम करने की प्रेरणा स्टोनमैन की कहानी से मिली थी। हाँ, ये सच है कि भोपाल का कातिल आज की टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ा गया, लेकिन स्टोनमैन की कहानी आज भी एक कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रखती है। ये हमें समाज के सबसे कमजोर लोगों की लाचारी की याद दिलाती है और इस खौफनाक हकीकत से रूबरू कराती है कि परफेक्ट क्राइम का वो अंधेरा आज भी कुछ दिमागों को अपनी ओर खींचता है।